जब हम दुनिया के खतरनाक तरीन जराइम पेशा गुरु या माफिया की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में इटली का कोसा नोस्त्रा या मेक्सिको के बेरहम ड्रग कार्टेल्स आते हैं। लेकिन दुनिया के कोने में एक ऐसा मुल्क भी है जो अपनी तहजीब और सफाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुरअमन जापान की चमकती दमकती गलियों के पीछे दुनिया के सबसे मुनज़्ज़म, अमीर तरीन और खतरनाक तरीन माफिया राज करता है। एक ऐसा माफिया जिसके अरकान खुलेआम दफ्तर चलाते हैं, इनके बिजनेस कार्ड होते हैं और वो जापान की सियासत से लेकर माइशत तक को कंट्रोल करते हैं। इनके जिस्म पर बने खौफनाक टैटूज, कटी हुई उंगलियां और अरबों डॉलर का काला कारोबार, उन्हें दुनिया जानती है याकुजा के नाम से। मगर ये याकुजा कौन है? ये इतने ताकतवर कैसे बने कि जापानी हुकूमत भी इनके सामने बेबस नजर आई? वो कौन सा खुफिया कानून है जिसे तोड़ने पर ये अपने ही हाथ की उंगलियां काट देते हैं? आज के इस वीडियो में हम याकुजा की तारीख, इनके सियाह कारनामों और इनके उरूज और ज़वाल की वो दास्तान सुनेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि सच्चाई आपकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। याकुजा की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त के मशीन में बैठकर तकरीबन 400 साल पीछे जापान के ईडो पीरियड में जाना होगा। ये वो वक्त था जब जापान में सामुराई यानी रिवायती जंगजू का राज खत्म हो रहा था और मुल्क में अमन कायम हो रहा था। इस तब्दीली की वजह से लाखों सामुराई बेरोजगार हो गए जिन्हें रोनिन कहा जाता था। इन बेरोजगार जंगजू और माशरे के टुकराए हुए गरीब लोगों ने जिंदा रहने के लिए छोटे मोटे जराइम शुरू कर दिए। वक्त के साथ साथ ये लोग दो बड़े गिरोह में तकसीम हो गए। बकीटो, ये वो लोग थे जो जापान की गलियों और खुफिया ठिकानों पर जुआ खिलवाते थे। तकिया, ये वो लोग थे जो चोरी का माल या गैर कानूनी सामान बाजारों में सस्ते दामों में बेचते थे। दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज याकुजा का नाम इसी जुए की दुनिया से हुआ। जापान के एक रवायती ताश के खेल हानाफुदा में 3 पत्तों का एक बदतरीन कम्बिनेशन होता है, YA, KU और ZA। इन तीनों का मजमुआ 20 बनता है, जिसका मतलब जुए की जबान में 0 या बिल्कुल बेकार होता है। क्योंकि माशरा इन लोगों को बेकार समझता था, इसलिए उन्होंने खुद को फख्र से याकुजा कहना शुरू कर दिया, यानी वो लोग जो माशरे के लिए बेकार है। वो गुजरने के साथ इन जवारियों और ताजिरों ने खुद को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया और बदले में प्रोटेक्शन मनी या भत्ता वसूल करने लगे। सामुराई जंगजू की सख्त कवानीन को अपनाते हुए उन्होंने एक इंतहाई मजबूत खानदानी निजाम कायम किया, जहाँ सबसे बड़े बोस को होया बन यानी बाप का दर्जा दिया गया और इसके नीचे काम करने वाले को कोबन यानी बेटा कहा गया। याकुजा कोई आम गली मोहल्लों की गैंग नहीं, ये अपने उसूलों, वफादारी और सख्त तरीन सजाओं के लिए जाना जाता है। इनकी दुनिया में दाखिल होना जितना मुश्किल है, इससे निकलना इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। याकुजा की 2 रिवायत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर और खौफनाक है। याकुजा में बोस का हुक्म कानून होता है। अगर कोई रुकन अपने बोस की नाफरमानी करे, कोई बड़ी गलती करे या अपने गुरुओं को नुकसान पहुंचाए तो इसे अपनी वफादारी साबित करने और माफी मांगने के लिए एक इंतहाई दर्दनाक अमल से गुजरना पड़ता है, जिसे यूबी तस्सूमी कहते हैं। इस सजा में मुजरिम को बगैर किसी एनेस्थीसिया के एक तेजदार चाकू से अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली का हिस्सा खुद काटना पड़ता है। फिर इसी कटी हुई उंगली को रेशमी कपड़े में लिपेट कर बोस के सामने पेश किया जाता है। इसके पीछे एक गहरी तारीखी वजह है। पुराने जमाने में जब कोई अपनी छोटी उंगली काट देता था तो इसके लिए तलवार पकड़ना तो खुद का दिफा करना मुश्किल हो जाता था। इसका मतलब ये था कि अब वो शख्स अपनी दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर अपने बोस और अपने गैंग का मुताज है। अगर वो दोबारा गलती करता तो उंगली का अगला हिस्सा या दूसरी उंगली काट दी जाती। एक सच्चा याकुजा की पहचान इसका जिस्म होता है। याकुजा के अरकान अपने पूरे जिस्म पर सिवाय चेहरे, गर्दन और सीने के दरमियानी हिस्से के इंतहाई पेचीदा और खूबसूरत टैटूज बनवाते हैं। एरिजुमी कहा जाता है। ये टैटूज किसी जदीद मशीन से नहीं बल्कि बांस या स्टील की सुइयों से हाथ के जरिए घंटों की शदीद तकलीफ बर्दाश्त करके बनाए जाते हैं। एक मुकम्मल टैटू बनवाने में कई साल लग सकते हैं और इस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। इन टैटूज में जापानी ड्रैगन, शेर, सामुराई और खूबसूरत पुल बने होते हैं जो ताकत, बहादुरी और सब्र की अलामत होते हैं। याकुजा के लिए ये टैटू इस बात का सबूत है कि वो कानून की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान तबाह हो चुका था, याकुजा ने इस तबाही को एक सुनहरे मौके में बदल दिया। उन्होंने ब्लैक मार्केट पर कब्ज कर लिया, हीरोइन और दीगर मंशियात की स्मगलिंग शुरू की और जुए और जिस्म फरोश के अड्डों को पूरे जापान में फैला दिया। लेकिन याकुजा को जो चीज दुनिया की बाकी माफिया से अलग बनाती है वो ये है कि याकुजा जापान में कानूनी तौर पर ममनू नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जापानी कानून के मुताबिक अगर याकुजा के अरकान सिर्फ एक तंजीम की सूरत में इकट्ठे रहते हैं तो ये जुर्म नहीं था। इसका नतीजा ये निकला कि याकुजा के बड़े बड़े गुरु शहर के बीचों बीच बेकायदा कारपोरेट दफ्तर बना लिए। इनके दफ्तर के बाहर इनके गैंग के लोगो और बोर्ड लगे होते, वो टैक्स देते। इनके पास बेकायदा बिजनेस कार्ड होते थे और वो अपनी मैगजीन भी छपाते थे जिनमें गैंग की खबरें और बोस की शायरी होती थी। 1980 की दिहाई में जब जापान की माशत उरूज पर थी, याकुजा ने रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट
मार्केट और तमीराती शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। वो सिर्फ गलियों के गुंडे नहीं रहते बल्कि वो बड़े बड़े कारपोरेट व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बन चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने अरूज के दौर में याकुजा की सालाना कमाई 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी, जो उन्हें दुनिया की अमीर तरीन माफिया बनाती थी। जी हाँ, जहाँ एक तरफ याकुजा अपनी बेरहमी और जराइम के लिए बदनाम थे, वहीं इनका एक ऐसा रुख भी है जो दुनिया को हैरान कर देता है। याकुजा खुद को इंसानियत के रास्ते पर चलने वाले मानते हैं। इनका दावा है कि वो कमजोरों की मदद करते हैं और माशरे में डिसिप्लिन बरकरार रखते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत 1995 में मिला, जब जापान के शहर कोबे में एक इंतहाई होलनाक जलजला आया। जापानी हुकूमत की इमदाद पहुँचने में देर हो रही थी, लेकिन याकुजा ही थे जिन्होंने सबसे पहले अपने गोदाम खोल दिए। उन्होंने हेलीकॉप्टर, किश्तियाँ और ट्रक किराए पे लिए और मुतासिरीन तक खाना, पानी और अदवायात पहुँचाए। ऐसा ही कुछ 2011 के तबाहकुन जलजले और सुनामी के दौरान भी देखा गया, जब फुकुशिमा का न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो रहा था और वहाँ रेडिएशन का शदीद खतरा था। तो याकुजा ने अपने ट्रकों में टनों के हिसाब से इमदादी सामान मुतासिर इलाकों में भेजा। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती है कि न्यूक्लियर प्लांट की सफाई के लिए, जो खतरनाक तरीन काम था, इसके लिए याकुजा ने अपने बंदे भेजे, क्योंकि आम लोग वहाँ जाने से डरते थे। इन कामों की वजह से जापान के आम लोगों के दिलों में याकुजा के लिए एक अजीब सा एहतराम और हमदर्दी पैदा हो गई, जिसका फायदा उठाकर वो दिहाइयों तक कानून की गिरफ्त से बचते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि हर अरूज का जवाल है। 21वीं सदी के आगाज के साथ ही जापानी अवाम और हुकूमत का सबर जवाब दे गया। याकुजा के आपसी गैंग वार की वजह से मासूम शहरों की जाने जाने लगी, जिसके बाद जापानी हुकूमत ने याकुजा की कमर तोड़ने का फैसला किया। सन 2011 तक जापान की तमाम रियासतों ने एक नया कानून नाफिज किया, जिसे याकुजा बाइकॉट कानून कहा जाता है। इस एक कानून ने याकुजा का पूरा नेटवर्क हिला के रख दिया। इस कानून के तहत कोई भी बैंक किसी याकुजा मेंबर का अकाउंट नहीं खोल सकता, कोई भी कंपनी या आम शहरी किसी याकुजा के साथ कारोबार नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो इसे भारी जुर्माना और जेल होगी। याकुजा मेंबर अपने नाम पर मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड या घर किराए पर भी नहीं ले सकते। इस कानून ने याकुजा का गला गोंद दिया। जो माफिया कभी खुलेआम घूमता था, अब वो एक सिम कार्ड खरीदने के लिए भी तरस गया। बड़ी बड़ी कंपनियां जो याकुजा को बत्ता देती थी, उन्होंने कानूनी कार्रवाई के डर से पैसा देना बंद कर दिया। याकुजा की आमदनी के जराए एक एक करके बंद होने लगे। इसके अलावा याकुजा के नौजवानों में अब इस माफिया का कोई क्रेज नहीं रहा। जिस्म पर तकलीफ दे टैटू बनवाना और उंगलियां काटना अब नई नस्ल को पसंद नहीं है। आजकल याकुजा के मेंबर की औसत उम्र 50 से 60 साल हो चुकी है, यानी ये अब बूढ़ों का माफिया बनता जा रहा है। 1960 की दिहाई में जहां याकुजा के अरकान की तादाद 2 लाख से ज्यादा थी, आज वो कम होकर सिर्फ 20,000 के करीब रह गई है। नतीजा दोस्तों, जापान का ये पुरस्कार अंडरवर्ल्ड, जो कभी सामुराई की रिवायत और गरीबों की मदद के नाम पर शुरू हुआ था, आज अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। याकुजा के दिन अब गिने जा चुके हैं और वो जापान की तारीख का एक सियाह बाब बनकर रह गए हैं। लेकिन इनकी बनाई हुई सल्तनत, इनके खौफनाक कवानीन और इनकी वफादारी की दास्तानें हमेशा दुनिया को हैरान करती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या जापानी हुकूमत याकुजा को जड़ से खत्म करने में कामयाब हो पाएगी, या याकुजा बदलते वक्त के साथ खुद को बदल कर किसी नए रूप में सामने आएगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।